बिहार में काम करके देखिए, और मैं मानता हूँ बिहार के लोगों से ज़्यादा मेहनती लोग किसी प्रदेश में नहीं है, किसी देश में नहीं है। एक चाय वाले से भी अगर उसकी तुलना 5 एकड़ किसान वालों की तुलना की जाए जी, तो उनकी स्थिति एक चाय वाले दुकानदार से भी बदतर है। एक नई सोच लेकर के खुशहाल बिहार के लिए काम करने की ज़रूरत है, और उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। अलग अलग विभिन्न पार्टियों से जुड़ रहे हैं, आपने सुना कि प्रशांत किशोर से लोग जुड़े हैं, फिर राजद में कई लोग जुड़े हैं। आप भी यही सोच के आए क्या कि चुनाव न लड़ना है? बिहार में लौकुश राजनीति अभी जिस मूवमेंट पर पहुंच गई है, ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक बुलंद है बिहार की राजनीति में तो वो लौकुश राजनीति है। भाजपा, फिर उपेंद्र कुशवाहा और विभिन्न पार्टियों ने जो फैसले लिए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में अब लौकुश की राजनीति चलने वाली है। त्रिवेणी संघ की चर्चा हो रही है, कुदाल चलाने की बात हो रही है। ये सारे समीकरण दरअसल ओबीसी समाज को अपने पाले में करने की है। राजद शुरू से ही इसमें सफल रही है, लेकिन भाजपा को सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से और कालांतर में फिर आरसीपी सिंह के माध्यम से एक बड़ा समीकरण हाथ लगा है। भाजपा को लगता है कि 24 और 25 के चुनाव में इस समीकरण के माध्यम से वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, आज भी एनडीए में केवल 2 ही दल हैं, पशुपति पारस की पार्टी और भाजपा। क्या बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ेगा भी? तो अगर बिहार में एनडीए के प्रोबेबल सहयोगियों की बात करें तो सबसे नज़दीक अगर भाजपा के इस वक्त कोई है तो वो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी आरएलजेडी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी सभी ने अपनी तरफ से शर्तें रख रखी हैं। उन शर्तों में बड़ी शर्त एक है कि सीटों की संख्या उन्होंने पहले ही तय कर दी है। लेकिन अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया है। आरएलजेडी की मुलाकात, उनके शीर्ष नेताओं की मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से लगातार हो रही है। अमित शाह, फिर जेपी नड्डा, इन दोनों से मुलाकात के बावजूद भी ये बात सार्वजनिक नहीं हो पाई है कि आरएलजेडी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, दावा क्या है। अब उस दावे की हकीकत जानने के लिए हम लगातार आरएलजेडी के जो स्थापना के समय के सदस्य हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज एक और शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो आरएलजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इनकी विशेषता क्या है वो मैं बताऊंगा आपको इंटरव्यू में आगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा वैद्यनाथ मेहता जी, स्वागत है आपका भारत लाइव में। ये बताइए कि आपकी पार्टी बिहार की राजनीति के महत्व, सबसे नई पार्टी में से तो है, पहले तो इसके लिए बधाई आपको। आपकी बात लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं से हो रही है, लेकिन कुछ बात सामने आ नहीं पा रही है, ऐसा क्यों? जी देखिए, बिहार की अगर राजनीति की बात करें, लवकुश समीकरण की बात करें, तो नीतीश कुमार जी जो 17-18 साल सरकार में थे, तो निश्चित रूप से लवकुश उनका बेस वोट था जी, और उसी आधार पर वो 18 साल तक सत्ता पर काबिज रहे। अभी स्थिति ये है, जो कुशवाहा की संख्या जो है, ऐसे तो कोई जनगणना नहीं हुई है जी, कम से कम 8 से 9% संख्या वोटर्स जो है कुशवाहा के बिहार राज्य में है जी। तो हमारी जो पार्टी का गठन है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमने पार्टी से निर्णय तो शीर्ष नेता को लेना है जी, और हमारी ये मांग है जो हमारी संख्या के हिसाब से हमें उस हिसाब से सीट मिले, और निश्चित रूप से शीर्ष नेता इस पर बात कर भी रहे होंगे। मांझी जी ने जहाँ इस गठबंधन में है उन्होंने कहा कि हम 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, 5 सीट चाहिए। हमारी ऐसी कोई मांगे नहीं है। हम निश्चित रूप से अभी जो दौर है, कोई एक पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो। आप जरूर ये बात कह रहे हैं कि आपकी तरफ से मांग नहीं है, लेकिन हमें भी जानकारी है आपकी पार्टी कई सीटों पर तैयारी शुरू कर चुकी है जी। वही मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक पार्टी आज की स्थिति में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, उसे गठबंधन करना ही पड़ेगा। और बीजेपी भी ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाह रही है जिनका आधार वोट है, और निश्चित रूप से आज की स्थिति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के
कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता हैं। जी, एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अब जो सवाल मैं पूछने वाला हूं उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि मैं सवाल इनसे क्यों पूछ रहा हूं और इनका परिचय क्या है इस मामले में। देखिए, 7 साल इनका एक IRS के तौर पर नौकरी बाकी रह गई थी। इसी साल इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और उपेंद्र कुशवाहा की जो नई पार्टी है इससे जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो उपयोगिता है इनकी पार्टी में हो सकती है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके नेता जब अलग हुए थे जदयू से तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नैरेटिव दिया था। शायद मुझे लगता है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा नैरेटिव ये होगा। उन्होंने कहा कि इतने साल बीत गए बिहार में, आरक्षण भी मिलता रहा, लेकिन एक शोषित और शोषक का जो डेफिनेशन है वो बदल गया। शोषित तो वही रहा, शोषक बदल गया। कहीं ना कहीं इसको भाजपा इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जो त्रिवेणी संघ की बात आप लोग करते थे। जी, निश्चित रूप से आप देखेंगे पिछले 33 साल में जी जो 2 दल, 2 समाज के लोग शासन किए हैं, कुर्मी और आप बता दें जी यादव जी, इनका शासन रहा है। तो आप शोषित कौन है और शोषक कौन है, आप इसको समझ पा रहे हैं। जी, मेरा मानना ये है, अब ये किसी जाति और संप्रदाय से इनको जोड़कर मत देखा जाए। जी, यहाँ गरीब और अमीर की बात होनी चाहिए। कौन गरीब हैं और कौन अमीर हैं, और विशेष करके समाज में आज भारत की बात करें जी, तो अभी भी 70% आबादी जो है किसान की है, जो गांव में रहते हैं। जी, उनकी स्थिति कैसे सुधरे, बात उस पर होनी चाहिए। बिहार से पलायन कैसे रुके, बात उस पर होनी चाहिए। जी, शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको कैसे सुधार किया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई है जी, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो विषय ये होने चाहिए, ना कि शोषक कौन है और शोषित कौन है। बार बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बात जुड़ती है कि बिहार में बहुत कम पढ़े लिखे नेताओं में से वो भी आते हैं जो पढ़े लिखे हैं। जी। पार्टी भी उन्होंने उसी तरीके से रालोसपा ही बनाई थी। इस पार्टी में भी लगातार आपका जुड़ना, आपकी जो अवधि थी बाकी भी थी आपके काम की, तो कैसे आपने फैसला ले लिया है? यह फैसला बहुत ही कठिन था मेरे लिए, और मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी काफ़ी प्रेरित हूँ इस मामले में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी जब राज्यसभा के सदस्य थे और उनका कार्यकाल लगभग 4 साल बाकी था, उस समय भी उसने पद का परित्याग किया निश्चित रूप से कुछ मुद्दों पर। जी। भारत में केंद्र सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी थे, और विशेष करके 2 मुद्दे पर, कॉलेजियम सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात थी जी। तो इन 2 विषयों पर जब उनकी बात नहीं सुनी गई और उनके पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया गया जी, तो उस समय भी वह मंत्री पद से त्याग दे चुके थे। और मेरा मानना है, आप अगर समाज में हैं तो समाज में सभी अपने लिए, बच्चों के लिए सभी पालन पोषण करते हैं। गरीब से गरीब हो, जानवर की भी बात ले लें तो वो भी अपना लालन पालन करते हैं, बच्चों को का लालन पालन करते हैं। अगर आप मानव में पैदा हुए हैं, मानव हैं जी, और आपको ऐसे अवसर मिले हैं, तो आपको निश्चित रूप से समाज के लिए भी सोचना चाहिए जी। और सरकारी नौकरी में आप चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, आप अपने परिवार का भला कर सकते हैं जी, बृहद परिवार की बात कर सकते हैं, बच्चों का देखभाल कर सकते हैं जी। लेकिन अगर समाज की बात हो, किसान की बात हो, जो 70% 85 लाख किसान, 85 करोड़ किसान देश में, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है, बदहाल है। एक चाय वाले से भी अगर उसकी तुलना 5 एकड़ किसान वालों की तुलना की जाए जी, तो उनकी स्थिति एक चाय वाले दुकानदार से भी बदतर है। एक छोटा लिट्टी चोखा बेचने वाला दुकानदार से भी उसकी स्थिति बदतर है। बिहार में शिक्षा की ये स्थिति है, जो थोड़े से भी समृद्ध लोग अगर हैं तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं जी। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से ना तो उसे सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी मिल पाती है,
और वह मजदूरी करने के लिए विवश है जी। और लोग अपनी गाढ़ी कमाई का, किसान वर्ग जो है, गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर देते हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी थी जो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाए जी। मैं एक छोटा डाटा बताता हूँ इसको कैसे सुधार किया जाए। मैं केवल समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो हर एक बिहार में लगभग 8,500 ग्राम पंचायत हैं जी। और हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल है। अगर उस प्रत्येक हाई स्कूल में 2-4 कमरे और बढ़ा दें और वहाँ ITI की पढ़ाई हो जी, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, प्लम्बिंग हो, और भी कई कोर्सेस हैं, उनकी पढ़ाई हो और उसमें बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चों की भी ज़रूरत नहीं है जो उस कोर्स को करें, तो आप देखेंगे अगर 200 बच्चे एक पंचायत से अगर वो टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा लेते हैं, ITI की ट्रेनिंग लेते हैं, 6 महीना 1 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, तो पूरे बिहार से 17 लाख बच्चे जो है टेक्निकल शिक्षा लेंगे जी। और जो लोग 6-7 हज़ार बचा पाते हैं मजदूरी करके, वो 20,000 रुपया बचा सकेंगे महीने का जी। और आप अंदाजा लगाइए जो 17 लाख लोग अगर 20,000 रुपया अभी बचा रहे हैं और पहले 7,000 उस मजदूरी से बचाते थे, 13,000 रुपया अगर ज़्यादा बचाते हैं तो 17 लाख लोगों के लिए जी। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो कितना पैसा बिहार में आएगा? क्या बिहार उस समय गरीब रहेगा? आप इसको जोड़ करके देखें तो जरूरत है। अच्छा, बहुत संसाधन की भी आवश्यकता नहीं है, जो संसाधन है उसी संसाधन में थोड़े से खर्च करने हैं। आपको 17 लाख रोजगार आपको हर एक साल मिलेगा और अगर ये लोग बाहर दूसरे हिस्से में भी काम करना चाहते हैं, बिहार छोड़ करके दूसरे प्रदेश में भी, तो ये पैसा बिहार में ही आएगा और निश्चित रूप से बिहार की तरफ रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन के साथ साथ बिहार की आमदनी बढ़ेगी जी। ये पैसे बिहार में आएंगे जी और निश्चित रूप से फिर बिहार का होगा। इस साल चुनाव बिहार में है, मतलब खत्म होगा साल तो लगभग 8-10 महीने बचे हैं। बहुत सारे IAS और IRS ऑफिसर्स अलग अलग विभिन्न पार्टियों से जुड़ रहे हैं। आपने सुना कि प्रशांत किशोर से लोग जुड़े हैं, फिर राजद में कई लोग जुड़े हैं। आप भी यही सोच के आए क्या कि चुनाव न लड़ना है? देखिए, मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत पहले से जुड़ा हूँ जी। व्यक्तिगत परिचय काफ़ी पुराना है और मैं उसके समर्पण से काफ़ी प्रभावित हूँ, उनके त्याग से बहुत प्रभावित हूँ। और मेरी जब बात उनसे हो रही थी तो जिस गौरवमय बिहार की बात वो कर रहे थे जी। तो मुझे लगा इनको हमारे जैसे लोगों की भी ज़रूरत है, जिस बिहार की कल्पना कर रहे हैं, जो गौरवमय इतिहास हमारा रहा है, जो यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था जी। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आज यहाँ ये स्थिति है जो बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। और आपको मैं एक डाटा दूं, जो कितने रुपये प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए चला जाता है, कोटा, दिल्ली या अन्य स्टेट में। बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। मैं एक रफ डाटा बता रहा हूँ। प्रत्येक पंचायत की बात अगर कर लें जहाँ 10 से 15 हज़ार की आबादी है, 15 से 20 बच्चे ले लें, 20 बच्चे अगर पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, कोटा, दिल्ली, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, तो आप पाएंगे 20 बच्चे ले लें तो 17 लाख बच्चे, मतलब लगभग 2 लाख बच्चे आप ये कह लीजिए, 2 लाख बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं। और एक बच्चे पर 2 लाख बच्चे, ये डाटा एग्जैक्टली आप 8,500 गुना 20 कर लीजिए। जी, वो रफली मतलब जो होगा डेटा। तो आप हर एक महीने ये बच्चे 3 लाख रुपये तक खर्च करते हैं पढ़ाई में। कोटा में जाकर ये दूसरे प्रदेश में पैसा जा रहा है, बिहार का पैसा। 1.5 लाख रुपया लगभग ट्यूशन फी होता है किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, संस्थान में।
और रहने खाने में भी लगभग उतना खर्च होता है। तो 3 लाख रुपये महीने का खर्च होता है एक बच्चे पर जी। और अगर ये 2 करोड़ बच्चे हैं तो आप जोड़ दीजिए कितना पैसा है जी। आप 7 साल की नौकरी छोड़कर आ गए हैं और बिहार में के पाठक जी, प्रत्यमृत जी, इन लोगों को नीतीश कुमार ने किन पदों पर कितना कलेजे से लगा कर रखा, ये भी तो आपको पता होगा ना। अभी पुल गिरा है जी। बार बार प्रत्यमृत जी का नाम आ रहा है, इस विभाग से इतने दिनों से जुड़े रहे हैं, इतने विवाद के बावजूद नीतीश कुमार के साथ वो है और नीतीश कुमार जी उनके साथ है। के पाठक की बात मैं बताता हूँ, उनको बिहार बुलाया गया, मद निषेध का जिम्मेवारी दिया गया, 60 लाख का ड्रोन गायब हो गया। नीतीश कुमार जी को पहली बार बैकफुट पर जाना पड़ा शराबबंदी के मुद्दे पर। फिर उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दे दी गई। आपको नहीं लगता कि इस नेतागिरी से बढ़िया काम वही है? मुझे लगता है निस्वार्थ भाव से एक नई सोच लेकर के खुशहाल बिहार के लिए काम करने की ज़रूरत है और उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। आपकी सोच अगर उस तरह की होगी, आप उस पर बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे, IAS IPS कई लोग सरकार के साथ भी जुड़े हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ और सरकार को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, कई राज्य में ऐसा है भी, तो आप एक्सपर्ट की टीम गठित करें और आप समस्या पहले देखें जो हमारे यहाँ क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। जब आपकी 70% की आबादी खुशहाल नहीं है और अपनी गाढ़ी कमाई जो है शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, चिकित्सा में खर्च कर रहे हैं, तो कहाँ से बिहार खुशहाल होगा? हमें और मुद्दे नहीं हैं, सेंसिटिव मुद्दा लेकर के हम लोग जाते हैं, हम लोग बात करते हैं जो बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, आप बिहार में काम कीजिए ना, बिहार में काम करके देखिए। और मैं मानता हूँ बिहार के लोगों से ज़्यादा मेहनती लोग किसी प्रदेश में नहीं है, किसी देश में नहीं है। और बिहारियों को आपको उनके लिए काम कीजिए, यही आपको स्कोप मिलेगा। आप केवल ये देख लें जो बिहार से कितना पैसा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, चिकित्सा के लिए दूसरे प्रदेश में लोग कितने जा रहे हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, यहाँ वैसी व्यवस्था कैसे करेंगे, इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। वेदांत जी, आप जब IRS के पद पर थे, चेन्नई में प्रतिनियुक्त थे, फिर आपको कलकत्ता भेजा गया, इस दौरान भी बिहार आपसे छूटा नहीं, लगातार बिहार में आपकी मौजूदी रही थी। खासतौर पे मैं पूरा दर्शकों को बता दूं, सुपौल में आप बहुत एक्टिव रह रहे हैं। सुपौल के आपका मैंने डिटेल निकाल रखा है, छतरपुर प्रखंड के ठूठी गांव से आप आते हैं। गांव क्यों नहीं छूट रहा है आपसे? चेन्नई घूम लिए, कलकत्ता घूम लिए। देखिए, मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हूँ जी, और आदमी को विवेकशील होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए जी। और जो भी आदमी संवेदनशील है निश्चित रूप से वह अपने लिए सोचता है, अपनों के लिए सोचता है और समाज के लिए सोचता है जी। तो मेरी शुरू से ही प्रेरणा थी मैं समाज के लिए काम करूं और मैं अपने स्तर पर जो बन पाया है आज तक मैंने समाज के लिए किया है। और इसलिए समाज के लोग आज हमें आशा भरी निगाहों से देखते हैं, जो हम उनके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, उनके सुख दुख में उनके साथ रहें और उसकी आवाज़ को बुलंद करें, उनकी आवाज़ बन करके हम उभरें और निश्चित रूप से मैं उसी दिशा में काम करूं।